हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। ये क्लास है 20 जुलाई की और ये सेशन नंबर है आई थिंक 148 या 149, मुझे पता नहीं, देख लेना। तो ये पिछले जो सेशंस हैं सारे आप प्लेलिस्ट बना रखा है एक अलग से, एडिटोरियल 2026 इस नाम से एडिटोरियल का प्लेलिस्ट है, वो देख सकते हैं। पिछले वर्ष का एडिटोरियल आप एडिटोरियल 2025 के नाम से सारे एक जगह पे है, वो देख सकते हैं। अपना एक और चैनल है एसएससी एक्सपर्ट, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको वोकैबुलरी की क्लासेस मिल रही हैं, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सभी क्लासेस वहाँ पे मिल रही हैं। तो वहाँ पे आप क्लासेस देख सकते हैं। उसका एक अलग टेलीग्राम चैनल है एसएससी एक्सपर्ट के नाम से ही। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी की पीडीएफ्स मिल जाती हैं और इस चैनल की पीडीएफ जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी आशीष क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, स्टार्ट करें। अपने जो भी पेड कोर्सेज हैं, जैसे फिलहाल अपना स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चल रहा है रात को 9 से 10 लाइव, और एक सुबह क्लास चल रही है 5 से 6 लाइव आरएएस के विद्यार्थियों के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के विद्यार्थियों के लिए, या फिर मैं यूँ कहूँ डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी के लिए। तो ये लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से। इसके अतिरिक्त एक अपना चैंपियन बैच चल रहा है जो एसएससी के विद्यार्थियों के लिए है। इंग्लिश, पूरी इंग्लिश वहाँ पे आप कवर कर पाएंगे। 60-65 क्लासेस वहाँ पे हो चुकी हैं। पर डे आपको एक क्लास मिल रही है रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो वो एक्सेस कर सकते हैं आप। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे तो जानेंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो आज की क्लास जो है, इसमें एडिटोरियल में से जो 5 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, उसमें पहला क्वेश्चन है, एन इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट न्यू दिल्ली मोर मैच्योर अप्रोच ऑन फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस। देखिए, ये एक्चुअल में एग्रीमेंट जो है निश्चित हो गया। ये इसकी बात कर रहा है भारत और यूके के बीच जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक एग्रीमेंट हुआ, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे लगेगा द, क्योंकि निश्चित है। तो दी इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको CETA कहा है, ये एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट्स आएगा। ये रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है क्या, भारत की एक ज़्यादा परिपक्व अप्रोच। तो न्यू दिल्लीज आएगा क्योंकि ये भारत की ऐसा कह रहा है। अप्रोच के साथ टू लगता है। अप्रोच किसको लेकर? फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर। तो ये कुछ गलतियां थी पहले पार्ट में। एक गलत, एन के स्थान पे हमने द लगाया, फिर हमने रिफ्लेक्ट की जगह रिफ्लेक्ट्स लगाया, न्यू दिल्ली की जगह न्यू दिल्लीज किया, और अप्रोच के साथ टू लगाया। इसका ट्रांसलेशन है, भारत और यूके के बीच जो एक व्यापक आर्थिक और व्यापारिक समझौता हुआ है, वो समझौता रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है भारत की ज्यादा परिपक्व अप्रोच किसको लेकर? फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर। दूसरा पढ़िएगा, द सिमिलर शिफ्ट वर एविडेंट एट द न्यूजीलैंड FTA। अब ये क्या कह रहा है? सिमिलर शिफ्ट, ऐसा ही एक बदलाव स्पष्ट था, ऐसा ही बदलाव, कोई निश्चित नहीं है, ठीक ऐसे ही प्रकार का बदलाव ये कह रहा है। तो असिमिलर शिफ्ट, और यहां वर नहीं आके वॉज आएगा क्योंकि शिफ्ट एक वचन है। तो ऐसा ही एक शिफ्ट जो था एविडेंट था। एविडेंट था मतलब क्लियर था, एपेरेंट था। किसमें? न्यूजीलैंड FTA में। वेयर इंडिया सक्सीडेड, जहां भारत सफल हुआ, सक्सीडेड आएगा सक्सीड के स्थान पर। जहां भारत सफल हुआ, किस चीज में? सक्सीड में लगेगा इन, सक्सीडेड इन। प्रोटेक्टिंग, क्या चीज भारत के लिए? देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा। सेंसिटिव डेयरी सेक्टर, तो एक ऐसा ही बदलाव देखने को मिला था, यह स्पष्ट हुआ था न्यूजीलैंड के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें। अब वॉज लगाया क्योंकि एक वचन है। वेयर इंडिया सक्सीडेड, जहां भारत सफल हुआ, पास्ट की बात है। सक्सीड में इन लगता है तो इन लग गया। प्रोटेक्टिंग इट्स इसलिए क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव है, भारत के लिए आ रहा है। तीसरा सेंटेंस है, स्मॉलर फर्म ऑफन लैक्स अ डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस कैपेसिटी नीडिंग टू क्लेम्ड दिस बेनिफिट्स। तो कुछ तो आपको देखते ही लग गए होंगे, और कुछ है वो बता देता हूं। स्मॉलर फर्म्स आएगा क्योंकि कोई एक फर्म की बात नहीं कर रहा, इन छोटी छोटी जो फर्म्स हैं, तो यहां फर्म्स, अगर एक की करता बात तो ए लगता। ये अक्सर इनमें कमी होती है, लैक आएगा क्योंकि फर्म्स प्लूरल आ गया। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है कि इसमें कमी होती है किस चीज की? डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस कैपेसिटी की। ये किसी कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा, ये यहाँ पे निश्चित कर रहा है कि कैसी कैपेसिटी है? डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस, और जिसमें दस्तावेज पूरे हो, जिसमें नियमों का पालन किया गया हो, ऐसी क्षमता। अब ये क्षमता कौन सी है? जिसकी जरूरत है, नीडेड है। नीडेड किसके लिए है? तो नीडेड के साथ टू प्लस बेस फॉर्म, तो टू क्लेम, क्लेम करने के लिए क्या? इन बेनिफिट्स को।
दीज बेनिफिट्स, इन लाभ को, अब ये लाभ कौन से हैं वो तो एडिटोरियल पढ़ेंगे तो पता लगेगा, बेनिफिट्स प्लूरल है इसलिए, अब ये दिस बेनिफिट भी हो सकता है, कोई एक ही लाभ है तो दिस बेनिफिट कर दो कि दिस के साथ एक वचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञा है तो दीज। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला पढ़िए। एमएसएमईज, ये जो एमएसएमईज होती हैं, जो क्या बोल सकते हैं, मैक्रो लेवल माइक्रो लेवल जो उद्योग वगैरह होते हैं, उसकी बात ये कर रहा है। मे फाइंड आएगा, एमएसएमई जो है वो हो सकता है कि फाइंड करे। ठीक है, क्या फाइंड करे, मॉडल है इसलिए फाइंड। डैम डिफिकल्ट, मतलब ये चीज उनको मुश्किल लग सकती है, डैम नहीं, मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंप्लाई, टू के साथ बेस फॉर्म कि वो इस चीज का पालन करे। कंप्लाई के साथ प्रेपोजिशन विद लगता है, कंप्लाई विद होता है, याद रखना। इसकी जगह पे आप चाहो तो एडहियर टू लिख सकते हो, स्टिक टू लिख सकते हो, अबाइड बाई लिख सकते हो, ठीक है, कन्फर्म टू लिख सकते हो, एक ही बात है। इन सब का मतलब आज्ञा का पालन करना, नियमों का पालन करना है। यूकेज स्ट्रिंजेंट सैनिटरी स्टैंडर्ड्स, यूके की जो बहुत सख्त साफ सफाई संबंधी स्टैंडर्ड्स हैं उनकी ये बात कर रहा है। तो गलतियां इसमें 4 हैं, एक गलती तो फाइंड क्योंकि मॉडल आ गया, फिर इट क्योंकि ये चीज मुश्किल लग सकती है, क्या करना, टू के साथ बेस फॉर्म आ गई, फॉर प्रेपोजिशन नहीं आएगा, विद आएगा, तो ये 4 गलतियां यहां पे हैं। अगला है ग्लोबल सच अग्रीमेंट। एक्चुअल में देखो सेंटेंस यहां से स्टार्ट है और सेंटेंस के स्टार्ट में आप लगा सकते हैं क्या, एडवर्ब, तो करिए ग्लोबली, वैश्विक रूप से सच अग्रीमेंट्स आएगा। ऐसे जो अग्रीमेंट्स हैं, हैज के स्थान पर हैव आएगा, ये अग्रीमेंट जो हैं उन्होंने एक्सिलरेट कर दिया है, एक्सिलरेटेड, एच के साथ थर्ड फॉर्म, क्या, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, निर्यात विविधता। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अब ये निर्यात विविधता में डाइवर्सिफिकेशन अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, और जैसे ये पास्ट किया था इसमें, मतलब ये जो किया था एक्सिलरेटेड हैव के साथ, वैसे ही आगे भी थर्ड फॉर्म आएगी तो अट्रैक्टेड आएगा हैव के साथ। अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट, निवेश को आकर्षित किया, एंड फैसिलिटेटेड, यहां भी थर्ड फॉर्म आएगी तो और आसान किया, फैसिलिटेटेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को, तकनीक हस्तांतरण को। यहां ग्लोबली क्यों, क्योंकि सेंटेंस में एडवर्ब की जरूरत है, सेंटेंस को ओपन करना है। सच अग्रीमेंट्स, ऐसे जो समझौते हैं, मतलब पूरे विश्व भर में ऐसे समझौते जो हैं उन्होंने एक्सिलरेट किया है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन को, और अट्रैक्ट किया है इन्वेस्टमेंट को, और सुगम बनाया है, आसान किया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को। ये तो आपके इस एरर वाला सेगमेंट हुआ। अब हम चर्चा करते हैं आज के एडिटोरियल की। टाइटल है मैच्योरिंग अप्रोच। मैच्योरिंग का मतलब डेवलपिंग कह सकते हो, मैच्योरिंग का मतलब कह सकते हो डेवलपिंग या इवॉल्विंग, परिपक्व होती हुई, विकसित होते हुई। अप्रोच का मतलब है दृष्टिकोण, तो परिपक्व होता हुआ दृष्टिकोण किसको लेकर है, इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट। भारत और यूके के बीच जो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है समग्र, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, समग्र कह सकते हो या फिर व्यापक कह सकते हो। हॉलिस्टिक इसका सिनोनिम हो सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव का सिनोनिम क्या हो सकता है, हॉलिस्टिक, व्यापक। आर्थिक और व्यापारिक समझौते इसको लेकर लिख रहा है। नीचे दे रखा है इंडिया नीड्स, भारत को जरूरत है किस चीज की, मार्केट एक्सेस को यूज करने की, किसमें, यूके में, किस लिए, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए। भारत को जरूरत है कि मार्केट एक्सेस का उपयोग करे यूके में, यूके में मार्केट तक भारत की पहुंच है उसका उपयोग करे, किस लिए, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। तो ये एडिटोरियल टाइटल है, 20 जुलाई का एडिटोरियल है। अब हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो मेरे भाई आपसे मैं चाहता हूं कि आप पेन नोटबुक लेकर बैठो, सेशन को एंड तक देखना, कहीं पर भी बीच में स्किप मत करना, और जैसे जैसे पढ़ते चलो अपने आप से क्वेश्चन पूछते चलना कि क्या मुझे ये चीज़ अब समझ में आ गई है, क्या इस चीज़ को दोबारा रिवीजन की आवश्यकता है। अलग अलग तरीके से सेक्शन में डाल लीजिए कि हाँ इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, हाँ ये चीज़ मुझे पहले से पता थी, हाँ ये चीज़ मुझे याद हो गई है। ऐसा कुछ करोगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। एक और काम जो करना है, आप अच्छे बच्चों की तरह इसको शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, क्योंकि ये एडिटोरियल ना केवल पढ़ने वालों के लिए, मतलब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट जो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, मेरे से बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स आते हैं जो मुझे अचंभित कर देते हैं कि हाँ ये भी जुड़े हुए हैं, ये सर ये मैडम भी जुड़ी हुई हैं। कोई वकील, रिटायर्ड मतलब ऑफिसर्स,
या फिर हाउसवाइफ्स, वो भी एडिटोरियल देखते हैं और उससे बहुत ऐसे मुझे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है मेरी कि ये लोग जो इतना शिद्दत से इंतजार करते हैं शाम को 5 बजे एडिटोरियल का, तो क्यों ना मैं इसको और आसान करके और बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएँ। तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा और जो देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। क्या कह रहा है, अ मैच्योर अप्रोच टू ट्रेड, इसके बारे में है। पहले देखो वर्ड्स दे रखे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, टिल्टेड, लिबरलाइजेशन, सेंसिटिविटीज, फ्रेगमेंटेड। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक होता है, एक्सटेंसिव या एग्जॉस्टिव। टिल्टेड का मतलब स्लेंटेड या बायस, झुका हुआ या पक्षपाती, है ना। लिबरलाइजेशन का उदारीकरण होता है, डीरेगुलेशन या रिलैक्सेशन। सेंसिटिविटीज का संवेदनशीलता है, वल्नरेबिलिटीज या ससेप्टिबिलिटीज। फ्रेगमेंटेड का ब्रोकन, डिवाइडेड या शैटर्ड है, बिखरा हुआ, टूटा हुआ, इसको बोलते हैं। देखिएगा, द इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, CETA के फुल फॉर्म दे रखी है। ये CETA सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट का मतलब शो करना, एक्सपोज करना, रिवील करना होता है। मैं बता दूंगा इसके बारे में, मैं इसको ऐसे टिक मार्क कर देता हूं ताकि हमें याद रहे कि ये चीजें हमें डिस्कस करनी है अलग से। तो ये जो CETA है वो रिफ्लेक्ट करता है न्यू दिल्ली की मोर मैच्योर अप्रोच। न्यू दिल्ली भारत की राजधानी, मतलब भारत की बात है। भारत के अधिक परिपक्व अप्रोच, अप्रोच के साथ टू लगता है, ये बात हमें अलग से डिस्कस कर लेंगे कि भारत की अधिक मैच्योर अप्रोच किसको लेकर, फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर। नेगोशिएशंस का मतलब होता है डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस, ये सब कह सकते हो, विचार विमर्श या चर्चाएं, ठीक है। तो CETA न्यू दिल्ली की अधिक परिपक्व अप्रोच जो है फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर, उसको दर्शाता है। अनलाइक, ये 2 बार दे दिया। अनलाइक जो है प्रेपोजिशन है, याद रखेंगे। इट्स 2009 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, 2009 का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ था उसके विपरीत, विद विच टिल्टेड द ट्रेड बैलेंस अगेंस्ट इंडिया। अब ये जो ट्रेड अग्रीमेंट था, हटा दीजिए, अनलाइक इट्स 2009 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विच टिल्टेड, जिसने कि टिल्ट किया था। टिल्ट का मतलब देखा है, झुकना होता है एक तरफ से, स्लेंटेड या बायस्ड होता है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वो ट्रेड अग्रीमेंट है जो झुका था या फिर पक्षपात किया था, ट्रेड बैलेंस को झुका दिया था इसने भारत के खिलाफ। इसके विपरीत इंडिया हैज अप्रोच्ड द यूके, अब ये थोड़ा गलत दे रखा है शायद, इंडिया हैज अप्रोच्ड, अब इसके विपरीत भारत ने अप्रोच किया है, ठीक है। द यूके पैक्ट, पैक्ट का मतलब समझौता होता है, अग्रीमेंट होता है। इसने अप्रोच किया है यूके पैक्ट को, यूके के साथ समझौते को, बाय अटेम्प्ट करके मतलब प्रयास करके। क्या करने का प्रयास, बैलेंस लिबरलाइजेशन, उदारीकरण को बैलेंस करने का, विद लिबरलाइजेशन, विद डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज, विद लिबरलाइजेशन, डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज एंड अमिड एन इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। किस बीच, इंक्रीजिंगली मतलब बहुत ज्यादा, फ्रेगमेंटेड में टुकड़ों में टूटा हुआ, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब है वैश्विक व्यापारिक सिस्टम या तंत्र। यहां तक एक बार फिर देख लेंगे, कहां से, यहां से। एक बार आप खुद पढ़िए, अनलाइक से लेकर सिस्टम तक क्या कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, देखो, अनलाइक इट्स 2009 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद, ये आशियान है भाई, यहां पे ये मिस प्रिंट है, विद आशियान कर लेना इसको, ASEAN, आशियान, है ना, जो ग्रुप है नेशंस का, उसकी बात कर रहा है। तो अपना जो 2009 का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ था आशियान देशों के साथ में, उसके विपरीत, ठीक है। अब उस एग्रीमेंट ने क्या किया था, उस एग्रीमेंट ने टिल्ट कर दिया था, ये कॉमा लगेगा यहां पे, ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज जोड़ रखा है, विच टिल्टेड, जिसने झुका दिया था ट्रेड बैलेंस को भारत के खिलाफ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद कह रहा है न्यू दिल्ली हैज अप्रोच्ड, अब ये न्यू दिल्ली मान लीजिए इसको, ये भारत की ही बात कर रहा है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली हैज अप्रोच्ड, अब भारत ने अप्रोच किया है यूके पैक्ट को, कैसे, अटेम्प्ट करके। अटेम्प्ट क्या करने की कोशिश करी है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है इसने बैलेंस करने की लिबरलाइजेशन को, किसके साथ, तो बैलेंस लिबरलाइजेशन विद, ये रिपीट कर दिया लिबरलाइजेशन, है ना, विद, ये रिपीट है भाई, माफी चाहता हूं, और विद डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज, घरेलू संवेदनशीलताओं के साथ,
किस बीच? इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के साथ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। रिपीट कर दूं, भारत ने 2009 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था आसियान देशों के साथ। इसके विपरीत अब इस एग्रीमेंट में हुआ यह था, आसियान के साथ जो एग्रीमेंट था, कि इसने ट्रेड बैलेंस भारत के विपरीत झुका दिया था। ठीक है, अब की बार भारत ने यूके पैक्ट जो हुआ है, यूके के साथ समझौता हुआ है, उसको अप्रोच किया है। कैसे? यहां पे भारत का प्रयास रहा उदारीकरण को बैलेंस करने का, किसके साथ? डोमेस्टिक सेंसिटिविटी के साथ। कुछ घरेलू चीजें भी भारत ने देखी हैं। ठीक है, एंड अमिड एन इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, किस बीच? जब बहुत ज्यादा एक फ्रेगमेंटेड, एक ब्रोकन, डिवाइडेड, खंडित जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा है, उस बीच। आगे कह रहा है सिमिलर शिफ्ट वॉज एविडेंट, ऐसा ही बदलाव। सिमिलर शिफ्ट यहां पे सब्जेक्ट है, ऐसा ही बदलाव जो था वो एविडेंट था। ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्लियर होता है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। इन द न्यूजीलैंड एफटीए, ऐसा ही बदलाव जो था वो एविडेंट था न्यूजीलैंड के साथ जो एफटीए हुआ था उसमें। वेयर, जहां इंडिया सक्सीडेड, जहां भारत सफल रहा था। ये वेयर है, रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है, वेयर वैसे बताना, मतलब वेयर का आंसर जो होता है वो एडवर्ब होता है, और वेयर बीच में है तो रिलेटिव एडवर्ब होता है। जहां भारत सफल हुआ था, सक्सीड में इन लगता है। किस चीज में? प्रेपोजिशन के साथ देखो आईएनजी लग गया। ये सफल हुआ था अपने सेंसिटिव डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट करने में, अपना संवेदनशील डेयरी सेक्टर प्रोटेक्ट करने में। डेस्पाइट, डेस्पाइट प्रेपोजिशन है। किसके बावजूद? डेयरी प्रोडक्ट्स बीइंग वन ऑफ न्यूजीलैंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स, इसके बावजूद कि न्यूजीलैंड का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर कौन सा है? डेयरी प्रोडक्ट है। डेस्पाइट प्रेपोजिशन है तो देखो आगे आईएनजी लग गया, है ना। वन ऑफ द के बाद में एक जो नाउन है वो प्लूरल आती है। वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन आती है तो देखो एक्सपोर्ट प्लूरल नाउन है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक मैं फिर समझा देता हूं। ऐसा ही बदलाव स्पष्ट था न्यूजीलैंड के साथ जो एफटीए साइन हुआ उसमें, जहां भारत सफल हुआ था प्रोटेक्ट करने में अपने सेंसिटिव डेयरी सेक्टर को, इस फैक्ट के बावजूद कि न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट वाला सिस्टम था वो डेयरी सेक्टर ही था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या चीजें नई थी, तो हमने टिक मार्क कर लिए हैं। तो रिफ्लेक्ट क्या है वो देखना है। ये है निचोड़ पहले स्लाइड का। दूसरे में आपको नेगोशिएशंस देखना है। नेगोशिएशन। थर्ड जो है, अच्छा अप्रोच के साथ टू लगता है, ये भी देखना है। नंबर 4 में एविडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। एविडेंट के सिनोनिम देखने हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है? वन ऑफ द वाला केस एक सक्सीड के साथ इन लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वन ऑफ द वाले केस में प्लूरल नाउन आती है, ये भी ध्यान रखना है। अब समझिए, रिफ्लेक्ट का मतलब है शो करना, रिवील करना, डाइवल्ज करना। ठीक है, दर्शाना। नेगोशिएशन का मतलब है डिस्कशन या डेलिबरेशन। अप्रोच के साथ टू लगता है। एविडेंट का मतलब है क्लियर, ऑब्वियस, एपेरेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। फिर सक्सीड के साथ इन लगता है, और वन ऑफ के साथ में अगर पजेसिव एडजेक्टिव है या द है, या तो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा या द आएगा, तो इसके साथ जो नाउन आती है वो कैसी आती है? प्लूरल। तो ये कुछ चीजें आपको इस फर्स्ट स्लाइड में ध्यान रखनी है। क्लियर है यहां तक? अब आइए सेकंड स्लाइड पर और पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए क्या कहना चाहता है। इसमें देखो अनइवन वर्ड है। अनइवन का असमान होता है, डिस्प्रपोर्शनेट या अनबैलेंस्ड। डिसएडवांटेज का मतलब वंचित या अलाभकारी, अंडर प्रिविलेज्ड या डिप्राइव्ड। इंटीग्रेट का एकीकृत करना, यूनिफाई, कंबाइन या एसिमिलेट। कंप्लायंस का अनुपालन, एडहेरेंस या कंफॉर्मिटी। और कैपेसिटी का क्षमता, कैपेबिलिटी, कंपिटेंस या एबिलिटी। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा टाइम दीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए क्या कहना चाह रहा है। देखो, वाइल द इंडिया यूके सीईटीए, ये जो पैक्ट हुआ है उसको नाम बोला सीईटीए, कॉम्प्रिहेंसिव, ये बोला था इसने कॉम्प्रिहेंसिव, है ना। तो वाइल ये तो कंजंक्शन है, हालांकि, या फिर कहेंगे एक तरफ, दो मतलब निकल सकते हैं। वाइल दो क्लोजेस को जोड़ता है, या तो इसका मतलब निकलेगा हालांकि, यद्यपि,
या फिर निकलेगा एक तरफ ऐसा है दूसरी तरफ ऐसा है, होता कंजंक्शन है। तो भारत यूके के बीच जो ये CETA हुआ, भारत और यूके के बीच जो ये कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट हुआ, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड, ये अपेक्षित है, मतलब इससे ये अपेक्षा की जाती है, पैसिव का स्ट्रक्चर है क्या, टू स्ट्रेंथन, की ये मजबूती देगा किसको, भारत के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को, भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को। इट्स बेनिफिट्स, अब ये दूसरा क्लोज है, इट्स बेनिफिट्स, इसके जो लाभ हैं, आर ये वर्ब है, लाइकली टू बी अनइवन, इसके लाभ की संभावना है कि ये असमान रहेंगे अक्रॉस सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स में, एंड कुड प्लेस, और ये हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर डाल दे, हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर डाल दे किस पर, ऑन ऑलरेडी कॉस्ट डिसएडवांटेज्ड एमएसएमईज, जो कॉस्ट डिसएडवांटेज्ड, ये रिपीट हो गया था, कॉस्ट डिसएडवांटेज का मतलब जिसपे जो वंचित है, मतलब कहें जिसपे लागत कीमत का दबाव है, मतलब यूं कहें कॉस्ट डिसएडवांटेज एमएसएमईज जो हैं उस पर ये प्रेशर डाल दे, ठीक है, कॉस्ट डिसएडवांटेज जो एमएसएमई सेक्टर है उस पर ये दबाव डाल दे, ऐसा पॉसिबल है। बात समझ में आई? मतलब कहने का मतलब इन दोनों के ठीक है, ये मजबूत होने की संभावना तो है, लेकिन लागत संबंधी जो नुकसान झेल रहे एमएसएमईज हैं उसको, भाई एमएसएमईज क्या होते हैं, सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्यम होते हैं ना, उसको बोलते हैं एमएसएमईज। तो लागत कीमत संबंधी जो नुकसान झेल रहे एमएसएमईज है उस पर प्रेशर डाल सकता है। यहां तक फिर पढ़ लेते हैं। हालांकि, अब ये यद्यपि, ये इसको चर्चा कर लेंगे हम, वाइल दो क्लोजेस को जोड़ता है, विपरीत वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है, एडवर्सेटिव जो वाक्य होते हैं उनको जोड़ता है। हालांकि इंडिया यूके के बीच जो CETA हुआ, द क्यों लगाया, क्योंकि ये निश्चित हो गया और हम CETA विशेष जो समझौता हुआ उसकी बात कर रहे हैं। इससे आशा की जाती है, ये आपका पैसिव वॉइस है, कि ये भारत के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा। फिर भी ये कॉमा लगा के, इट्स बेनिफिट्स, इसके जो लाभ हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं, आर लाइकली टू बी अनइवन, इसके बेनिफिट्स ऐसा लगता है कि ये अनइवन है, ठीक है, ऐसा लगता है कि इसके अनइवन होने की संभावना है। किसमें, अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस का मतलब है थ्रू आउट, सभी सेक्टर्स में, थ्रू आउट सेक्टर्स। और ये हो सकता है कि ये बेनिफिट्स की बात ही कर रहा है, और ये जो चीज है ये हो सकता है कॉम्पिटिटिव प्रेशर डाल दे किस पर, लागत संबंधी नुकसान झेल रहे एमएसएमईज पर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे कह रहा है द पैक्ट, ये जो समझौता है CETA की बात कर रहा है इसलिए द का प्रयोग है। एन अटेम्प्ट, अब इसके बारे में कह रहा है ये पैक्ट कौन सा है, ये एक ऐसा प्रयास है टू सिक्योर लॉन्ग टर्म मार्केट एक्सेस, ये प्रयास है लॉन्ग टर्म मार्केट एक्सेस को सिक्योर करने का, दीर्घकालिक जो मार्केट एक्सेस है उसको सिक्योर करने का, एंड इंटीग्रेट इंडिया, और भारत को इंटीग्रेट करने का फर्दर इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स, कि भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो है ना उसके साथ मिलाने का। फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट, आगे चल के, ऑफर्स। अब देखो द पैक्ट, यहां से यहां तक तो इसने वर्णन किया है पैक्ट क्या है, ये एक प्रयास है किस चीज का, लॉन्ग टर्म मार्केट एक्सेस को सिक्योर करने का। सिक्योर का मतलब यहां पे ऑब्टेन है, प्राप्त करने का, काफी लंबे समय दीर्घकालिक जो मार्केट एक्सेस है उसको प्राप्त करने का, और भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ में एकीकृत करने का प्रयास है। अब आ जाओ फिर से पैक्ट पर। पैक्ट जो है वो ऑफर करता है, ये वर्ब है पैक्ट की, क्या ऑफर करता है, जीरो ड्यूटी एक्सेस। अब एक्सेस के साथ टू लगता है, ऐसा मत सोच लेना तुम लोग, है ना। अब तुम क्या जैसे जनरली रटा रटाया काम करते हो कि एक्सेस आ गया, नाउन है, टू लगा दो, वो एक्सेस जो है वो एंट्री या पहुंच के लिए यूज करते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है वो समझना। ये जो पैक्ट है ये ऑफर करता है जीरो ड्यूटी एक्सेस, कि आप एक्सेस कर पाएंगे जीरो ड्यूटी, मतलब इस पर कोई टैक्स लगा देना ही नहीं पड़ेगा आपको, ऑन 99% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स। और ये जो 99% जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें से 99% पर तो कोई ड्यूटी लगेगी ही नहीं। तो ड्यूटी इस चीज पर नहीं लगेगी, ऑन इसलिए आ रहा है, ठीक है। कवरिंग ऑलमोस्ट द एंटायर वैल्यू, कवर करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, दी एंटायर वैल्यू मतलब पूरी वैल्यू, एंटायर एडजेक्टिव है, संपूर्ण, वैल्यू नाउन है, और दैट डिटर्मिनर है। पूरे लगभग पूरी वैल्यू को, और बायलैटरल ट्रेड का मतलब द्विपक्षीय व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार मतलब भारत और यूके के बीच व्यापार, बायलैटरल एडजेक्टिव है, ट्रेड नाउन है।
यहां तक फिर समझो, ये जो पैक्ट है ये ऑफर करता है जीरो ड्यूटी एक्सेस किस पर, 99% जो भारत का एक्सपोर्ट्स है उस पर, कवर करते हुए लगभग पूरी की पूरी वैल्यू जो है बायलैटरल ट्रेड की उसको कवर करते हुए। हाउ एवर, ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, हालांकि ये देख लेंगे। सिमिलर फर्म्स ऑफन लैक, अब ये ऑफन जो है 2 बार है। सिमिलर फर्म्स, हालांकि सॉरी स्मॉलर फर्म्स, छोटी जो फर्म्स हैं अक्सर उनके पास कमी होती है, लैक जो है वो वर्ब है। द डॉक्यूमेंटेशन, अक्सर छोटी फर्म्स जो है उनके पास दस्तावेज पूरे नहीं होते। एंड कंप्लायंस कैपेसिटी नहीं होती, मतलब जो नियम है उसका पालन करने की उनमें क्षमता नहीं होती। अब ये कंप्लायंस कैपेसिटी और डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके लिए नीडेड, विच आर नीडेड ऐसा समझ सकते हो, जिनकी आवश्यकता होती है, ये विच आर लगाया, नीस ने रिड्यूस क्लोज बना दिया, जिनकी आवश्यकता होती है क्लेम दीज बेनिफिट्स, इन बेनिफिट्स को क्लेम करने की, इन लाभ को प्राप्त करने के लिए। फिर समझ लो, हालांकि छोटी जो फर्म्स हैं उनके पास कमी होती है, लैक यहां पे वर्ब है और लैक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता, नोट कर लेना, इस बात को भी देखेंगे। तो हालांकि छोटी जो फर्म्स हैं अक्सर उनके पास दस्तावेजों की कमी होती है और कंप्लायंस कैपेसिटी की कमी होती है, जिसकी जरूरत पड़ती है इन बेनिफिट्स को क्लेम करने के लिए। अब एक तो आपको देखना है कि इस पूरे स्लाइड में वाइल, और एक देखना है हाउ एवर, और एक देखना है हाउ एवर के बाद में लैक जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये 2-3 चीजें, एक तो देखना है वाइल, तो वाइल एक ऐसा कंजंक्शन है जो 2 विपरीत क्लोजेस को जोड़ता है। दूसरा आपको देखना है हाउ एवर, जो कि एक कंजंक्टिव एडवर्ब है। और तीसरा लैक के बारे में कि लैक ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट लेती है, कोई प्रीपोजिशन लगता नहीं है। तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रीपोजिशन आफ्टर इट एज इट इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। however is called a conjunctive adverb. Why? Because however is the thing that acts as an adverb as well as a conjunction. और ये वाला जो है while, ये कंजंक्शन है और ये 2 विपरीत वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसका लगभग जो मतलब है वो होता है although या दो, इस अर्थ में यूज किया जाता है, although या दो के अर्थ में। क्लियर यहां तक? अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पर, पढ़िए, देखें इसके अंदर पहले वर्ड देख लो। एक है स्ट्रिंजेंट, सख्त होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिए। आज से स्ट्रिक्ट, रीग्रेस, सीवियर। हर्डल का ऑब्स्टेकल, बैरियर या इंपीडिमेंट होता है, बाधा या रुकावट। डाइवर्सिफिकेशन का विविधता होती है, वेरिएशन, एक्सपेंशन या वैरायटी। फैसिलिटेट का मतलब सुगम बनाना होता है, असिस्ट, ईज या प्रमोट। रोबस्ट का स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग या वीगरस होता है, मजबूत को बोलते हैं। तो डिस्पाइट द डील इंक्लूडिंग सम अग्रीमेंट्स ऑन नॉन टैरिफ एस्पेक्ट्स, इसके बावजूद कि ये जो डील है भारत और यूके के बीच जो डील हुई है, अब डिस्पाइट का प्रीपोजिशन है तो आईएनजी लग गया। ये डील इंक्लूड करती है कुछ ऐसे समझौतों को ऑन नॉन टैरिफ एस्पेक्ट्स। नॉन टैरिफ एस्पेक्ट्स का मतलब हो गया, एस्पेक्ट्स का मतलब पहलू होता है, फीचर होता है, फैसेट होता है, ठीक है। नॉन टैरिफ एस्पेक्ट्स का मतलब हो गया ऐसे पहलू जिसमें टैरिफ नहीं लगना है, ठीक है। एमएसएमईज में फाइंड इट, इस चीज के बावजूद एमएसएमई जो है वो हो सकता है कि इसको ये फाइंड करे, इट डिफिकल्ट, मतलब इसको ये मुश्किल लगे क्या करना, टू कंप्लाई विद द यूके स्ट्रिंजेंट सैनिटरी, कि ये पालन नहीं कर पाए किसका, यूके की जो स्ट्रिंजेंट सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी, टेक्निकल एंड सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स, यूके के प्रोडक्ट्स के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और सख्त स्टैंडर्ड्स हैं, वो हो सकता है कि एक पालन ही नहीं कर पाए। ये लघु, सूक्ष्म और मध्यम वर्गीय जो उद्योग हैं ये इसका पालन ही नहीं कर पाए, किसका, साफ सफाई संबंधी इनके स्टैंडर्ड्स हैं। फाइटोसैनिटरी का मतलब, ये फाइटो जो शब्द है ये पादप के लिए यूज करते हैं, ये नोट डाउन कर लो आप, ये जो शब्द है ये पादप के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है, पादप स्वास्थ्य कह सकते हैं, प्लांट हेल्थ कह सकते हैं। टेक्निकल, तकनीकी, और सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड का मतलब है, सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि आप उतना ही यूज करो जितना कि तुम्हें आवश्यक हो, ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए छोड़ो, ताकि भविष्य की पीढ़ी भी उसको यूज कर पाए। ऐसा नहीं कि आपने एक्सेस कर दिया हो और आप चीजों को इतना ज्यादा यूज कर रहे हो कि कुछ बचा ही नहीं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। सततता वैसे इसको बोलते हैं। विच कुड प्रूव ए बिगर हर्डल, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए यूज करते हैं, ये इसके लिए आ रहा है, जो कि हो सकता है, सिद्ध हो सकता है एक बड़ी हर्डल, किसकी बड़ी हर्डल, अब किसकी तुलना में बड़ी हर्डल, ये टैरिफ से बड़ी हर्डल सिद्ध हो सकते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टैरिफ्स लगा दीजिए, हर्डल देन टैरिफ्स। मतलब टैरिफ तो आपने बचा लिया, लेकिन टैरिफ की तुलना में बड़ी हर्डल ये हो सकती है। एक बार रिपीट कर देता हूं, इसके बावजूद कि ये जो डील है उसमें आपने कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे किए हैं जहां पे टैरिफ लगने वाला ही नहीं है, इसके बावजूद एमएसएमई को ये चीज मुश्किल लग सकती है कि एमएसएमई हो सकता है कि पालन ही ना कर पाए यूके की जो स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनका। यूके सख्ती से पालन करवाता है, पादप स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, सतर्कता का ध्यान रखता है, साफ सफाई का ध्यान रखता है, तो इसका शायद पालन ही ना कर पाए। तो ये जो है एक बड़ी हर्डल साबित हो सकता है टैरिफ्स की तुलना में। ठीक है, ग्लोबली पूरे वैश्विक रूप से ये एडवर्ब है जो सेंटेंस को ओपन कर सकता है। किसी सेंटेंस के स्टार्ट में हम एडवर्ब लगा सकते हैं। तो पूरे विश्व भर में ऐसे जो अग्रीमेंट्स हैं, अब सच के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ऐसे जो अग्रीमेंट्स हैं इन्होंने क्या किया है, एक्सिलरेट किया है। इन अग्रीमेंट्स ने क्या किया है, एक्सिलरेट किया है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन को। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, निर्यात विविधता को। पूरे विश्व भर में ऐसे जो समझौते हुए हैं उन्होंने वेग तेज कर दिया है, उन्होंने गति तेज कर दी है किसकी, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की। इन्होंने निवेश जो है उसको अट्रैक्ट किया है और सुगम बनाया है, आसान कर दिया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को। बट ओनली व्हेन, लेकिन केवल तभी जब सपोर्ट किया गया हो इसको रोबस्ट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम से। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग औद्योगिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है उससे, और कॉम्पिटिटिव फर्म्स से। ठीक है, प्रतिस्पर्धी जो फर्म्स हैं, कंपनियां हैं, उसके द्वारा। अब ये इनके द्वारा सपोर्ट होगा तभी ये सब संभव है। एक बार फिर समझ लीजिए, पूरे विश्व भर में ऐसे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उन्होंने निर्यात विविधता को बढ़ावा दिया है, निवेश को अट्रैक्ट किया है और फैसिलिटेट किया है। ये थर्ड फॉर्म है हैव के साथ, ये ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है हैव के साथ थर्ड फॉर्म। यहां हैव इसने दोबारा लगाया नहीं क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट आपको अग्रीमेंट दे रखा है, और यहां पे भी थर्ड फॉर्म है फैसिलिटेट, हैव रिपीट नहीं किया। ये इसका ऑब्जेक्ट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लेकिन केवल तभी जब इसको सपोर्ट किया गया हो इन चीजों के द्वारा। क्लियर। अब इस वाले के अंदर एक तो इंपॉर्टेंट है ये कंप्लाई विद वाला सिस्टम, एक इंपॉर्टेंट है इसमें विच, ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज के लिए आता है ये वाला सिस्टम, और एक इसमें सच वाली कहानी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला कंप्लाई विद जो होता है इसके बराबर हम काफी सारी चीजें रख सकते हैं, वो देखेंगे। इसके अलावा यहां पे सच की कहानी देखेंगे, और एक इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, विच रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ये कब आता है ये देखेंगे। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड से। एक तो इंपॉर्टेंट है कंप्लाई विद, इसको तुम चाहो तो कंफर्म टू लिख सकते हो, चाहो तो इसको स्टिक टू लिख सकते हो, या एडहियर टू लिख सकते हो, या इसको अबाइड बाई लिखा जा सकता है। ठीक है, बस यही है, अबाइड बाई लिख सकते हो। तो ये जो चीज दे रखी है ना, इन सब का मतलब होता है कानून का पालन करना, ये मतलब है इसका। सच के साथ में दो चीजें आती हैं, या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है या प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। सिंगुलर काउंटेबल हो तो उससे पहले ए या एन लगाते हैं, और प्लूरल काउंटेबल हो तो कुछ नहीं लगाते हैं। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज के लिए आता है, मतलब ऐसा क्लोज जिसकी जरूरत नहीं थी, अगर तुम वर्णन नहीं भी करो तब भी काम चल जाएगा, और खास करके यहां पे कॉमा का प्रयोग होता है। नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज का मतलब है यूज ऑफ कॉमा देखने को मिलेगा, आपने जहां जहां विच देखा होगा उससे पहले तुमने कॉमा देखा होगा। जनरली जहां पे नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज नहीं लगता है, जहां कॉमा नहीं होता है, वहां पे दैट का प्रयोग हम करते हैं, याद रखेंगे इसको। रेस्ट्रिक्टिव क्लोज जो होता है जहां पे कॉमा नहीं होता है, रेस्ट्रिक्टिव क्लोज का मतलब है विदाउट कॉमा, कॉमा के बगैर जो कहानी है, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। और जहां नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज होगा, जहां कॉमा होगा, वहां पे विच लगाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए ये 5 मैच द कॉलम, टाइम लीजिए और कोशिश कीजिए। देखिए,
स्ट्रिंजेंट का सख्त है तो वेरी स्ट्रिक्ट, प्रिसाइज एंड एग्जैक्टिंग, सी से जुड़ेगा। फ्रेगमेंटेड का खंडित है, टूटा हुआ, बटा हुआ, ब्रोकन इनटू स्मॉल सेपरेट ग्रुप्स। रोबस्ट का स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड विग्रस। कंप्लायंस का अनुपालन है तो द एक्शन ऑफ फॉलोइंग अ रूल। और कॉम्प्रिहेंसिव का समग्र है तो कंप्लीट और इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एग्जॉस्टिव। क्लियर? पहला सेंटेंस देखिए क्या है, स्ट्रिंजेंट का सही यूज कहां हुआ है? द स्ट्रिंजेंट सूप, सूप स्ट्रिंजेंट नहीं हो सकता। द स्कूल अप्लाइड स्ट्रिंजेंट रूल्स, ये हो जाएगा, रूल्स स्ट्रिंजेंट हो सकते हैं, कठोर। बेस्ड ऑन द एडिटोरियल, द टर्म फ्रेगमेंटेड एज यूज्ड इन द फ्रेज फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम इंप्लाइज अ सिस्टम दैट इज हाईली यूनिफाइड, नहीं, ये तो डिवाइडेड होता है, तो ये आ जाएगा। फिर है चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। स्मॉलर फर्म्स ऑफन लैक द कंप्लायंस कैपेसिटी, कंप्लायंस मतलब बी और सी आएगा। नीडेड टू मीट द यूकेज डैश स्टैंडर्ड्स, कैसे स्टैंडर्ड से? स्टैंडर्ड नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव तो स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंसी नहीं आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द वर्ड रोबस्ट बीन यूज्ड इनकरेक्टली, ये होता है मजबूत। द कंपनी रिपोर्टेड रोबस्ट प्रॉफिट्स फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर। इंडिया नीड्स अ रोबस्ट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो ये तो सही यूज कर रखा है। ही ड्रैंक अ रोबस्ट ग्लास ऑफ वाटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, गलत यूज कर रखा है, ग्लास ऑफ वाटर रोबस्ट नहीं हो सकता। अगला है द एडिटोरियल फ्रीक्वेंटली डिस्कसेस ट्रेड लिबरलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द मोस्ट एक्यूरेट इकोनॉमिक एंटोनिम फॉर दिस टर्म। एंटोनिम बताना है। लिबरलाइजेशन का सिनोनिम तो डीरेगुलेशन होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का विलय होता है, कोई लेना देना है नहीं। प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, लिबरलाइजेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म ये हो जाएगा। प्रोटेक्शनिज्म जो है वो रेगुलेशन से संबंधित है, इसलिए उल्टा ये हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, हाउ डज इंडियाज करंट अप्रोच टू द सीईटीए डिफर्स फ्रॉम इट्स 2009 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सीईटीए कंप्लीटली इग्नोर्स domestic sensitivities to favor global integration. CETA attempts to balance trade with while protecting domestic sensitivities, ये आंसर आएगा। फिर नंबर 7 है, despite the CETA offering zero duty access on 10% of the India's exports, why might MSMEs struggle to reap the benefits? इसके बावजूद कि यहाँ पे CETA जो है वो ऑफर कर रहा है जीरो ड्यूटी एक्सेस, फिर भी ऐसा क्यों है कि इनको संघर्ष करना पड़े, कि हो सकता है कि ये स्टैंडर्ड्स का फॉलो ना कर पाए। बिकॉज द यूके गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली बैंड, बिकॉज जीरो ड्यूटी एक्सेस अंडर सीईटी ओनली अप्लाई टू लार्ज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बिकॉज एमएसएमईज ऑफन लैक द डॉक्यूमेंटेशन कैपेसिटी टू कंप्लाई विद कॉम्प्लेक्स फॉरेन स्टैंडर्ड्स, ये शायद इनके पास नहीं हो, ये स्टैंडर्ड फॉलो कर नहीं पाए। The author mentions the New Zealand FTA in the first paragraph primarily to highlight which of the following points India's failure to negotiate zero duty access. A successful example of India protecting a sensitive domestic sector, dairy, during negotiations. उस समय भी इसने डेयरी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट किया था. It can be logically inferred from the passage that non-tariff barriers such as sanitary, phytosanitary and technical standards are much easier for smaller MSMEs. नहीं. Can act as a more significant and hidden hurdle to trade than actual custom duties. यही आंसर आएगा. टैरिफ्स की तुलना में ज़्यादा बड़ी समस्या हो सकती है. और एक प्रश्न है, what is the underlying tone of the author regarding the ultimate success of the India-UK CETA? Overly optimistic and blindly enthusiastic, ऐसा तो नहीं है. Cautiously optimistic but heavily contingent on domestic industrial improvements. Deeply pessimistic, ये भी नहीं है. स्ट्रिक्टली न्यूट्रल भी नहीं है. ये आंसर आएगा. थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक तो है, फिर भी कह रहा है कि हो सकता है कि एमएसएमईज पालन ही ना कर पाए. इन चीज़ों को देखते हुए लगता है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है. ये था आज के इस एडिटोरियल में. मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ. शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ. तो कल तक के लिए नमस्कार. थैंक यू वेरी मच.